हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्यूअर्स। मैं स्टार्ट करने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू क्लास 11 की फिजिक्स को। क्लास 11 के एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं सभी बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो उनकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार की है। आज हम इस वीडियो के अंदर कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस अपना काम करने वाले हैं, सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से मैं आपको स्टडी कराऊंगा और आपकी स्टडी में कोई भी खलल आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल भी है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। अब इसको हिंदी में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। अभी जो भौतिक विज्ञान है हम लोगों का, सबसे पहले हमको समझना होगा इसके सिलेबस के बारे में। एक्चुअल में किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हमको ये बात मालूम होनी चाहिए एक्चुअल में सिलेबस है कितना बड़ा। जब आपको क्राइटेरिया मालूम पड़ जाएगा तो आप कितना भी चाहे उतना पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं और बिना दिक्कत के साथ। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स के अंदर, और आप लोग हाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 70 मार्क्स का ये पेपर होता है हमारा। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, क्लास 12 और क्लास 11 का सिलेबस कंबाइन हुआ करता था, बट एक्चुअल में अब ऐसा नहीं होता है। अब केवल फिजिक्स हो, हिंदी हो या केमिस्ट्री हो, सभी पे केवल एक ही पेपर होते हैं और एक पेपर का जो मार्क्स होता है वो 70 मार्क्स मतलब 70 मार्क्स का एक पेपर होता है। और 70 मार्क्स के पेपर में हमारा 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये थ्योरी के मार्क्स हो गए हमारे और ये मार्क्स हो गए हमारे प्रैक्टिकल के। ठीक है, प्रैक्टिकल के बारे में भी मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले अपने थ्योरी के पोर्शन पर। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा ज़रा क्लियर कर देता हूँ और थ्योरी का पोर्शन आपको क्लियर कराता हूँ कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी इस ईयर सिलेबस को कंप्लीट करने की और अच्छी तरीके से उसको समझने की। अब देखें सामने, सबसे पहली बार हम इसमें जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम होगा हमारा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भौतिक जगत। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। एक्चुअल में ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये फिजिक्स की स्टार्टिंग करेगा। इसमें हम मालूम करेंगे फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में। उन ब्रांचेस में किसके साइंटिस्ट ने कौन कौन सी इन्वेंशन की थी, डिस्कवरी की थी, खोज की थी, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एपरेटस क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, नियम हैं जो इस पूरी दुनिया में वर्क कर रहे हैं उनके बारे में, और खास फेमस साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल या फिर आंकिक पोर्शन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर इसके अंदर आएगा उसका नाम होगा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि, जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं यानी उसको मापते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अपना खेत मापना है या भैया आपको अपनी भैंस मापनी है, तो मापने में अगर कुछ कमी हो जाती है ना किसी भी चीज को फीते से या किसी भी चीज से, तो उसका जो एनालाइज किया जाएगा वो हम करते हैं प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड चैप्टर होगा हमारा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण, जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण, इसमें हम बात करेंगे बहुत सी राशि, धारा, धारा है, समय है, बल है, वेग है, कार्य है, फोर्स, वर्क, इम्पल्स, जितनी भी क्वांटिटी होती है
इन सब को डिनोट करने के लिए जो हमारे मात्रक होते हैं, उन मात्रकों की जो घातें होती हैं, उन घातों को हम विमाओं के जरिए, डायमेंशन के जरिए शो करते हैं। किसी भी फॉर्मूले को प्योर करना, शुद्ध करना, तो फॉर्मूला आपके पास जरा लिखा हुआ है, सही कैसे करोगे उसको? तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू करोगे। इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें हमारा क्लास 11 में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 कौन सा होने वाला है, तो देखते हैं। ये रहेगा हमारा ऋजुरेखीय पथ पर गति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। यानी अगर कोई भी वस्तु बिल्कुल सीधी चल रही है, सीधी चलती हुई ट्रेन, सीधी चलती हुई बस, कार, कोई भी चीज अगर सीधी चल रही है कहीं भी, तो उसके बारे में अगर हम एनालाइज करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर हमको एनालाइज करना पड़ेगा। और आप लोगों ने क्लास 9 में गति की समीकरणें ही पढ़ी होगी। v बराबर u प्लस ए टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस टाइप की जो हमारी मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स यांत्रिकी, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा। उस चैप्टर का नाम क्या होगा जो इसके बीच में आएगा? इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, या हम कह सकते हैं गणितीय भौतिकी। ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गणितीय भौतिकी में अवकलन यानी डिफरेंशियल, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, ये चीजें नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको फिजिक्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी। और खास तौर पर इस चैप्टर पर, और ये चैप्टर कंपटीशन के लिहाज से, यानी नीट के हिसाब से या आईआईटी के हिसाब से, या कोई भी आपका कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में ये चैप्टर कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा वो रहेगा हमारा घर्षण। घर्षण यानी फ्रिक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन में क्या होगा? जैसे कि स्केच हमारे हाथ पे रखा हुआ है, मैंने इसको खिसकाया, इस समय स्केच और मेरे हाथ के बीच जो बल लगा वो घर्षण बल। तो ऐसी चीजों के बारे में हम एनालाइज करेंगे। ब्रेक मारते हैं, नहीं मारते हैं? जब ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल हो, कार हो या बाइक हो, सारी की सारी चीजें अपनी जगह बिल्कुल रुक जाती हैं। तो इन सभी चीजों को एनालाइज किया जाएगा चैप्टर फ्रिक्शन के अंदर। नंबर 6 चैप्टर कौन सा होगा हमारा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जिसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। यानी अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, लाइक मौत के कुएं में बाइक का घूमना, या फिर धागे से पत्थर बांध के इस तरीके से घुमाना, तो ऐसी जो फिनोमिना है, जो ऐसी घटनाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा इस वृत्तीय गति नाम के चैप्टर के अंदर। इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं नंबर 7 की। 7 चैप्टर हमारा कौन सा आएगा? कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। इंग्लिश में हम इसको क्या कह सकते हैं? वर्क और पावर एंड एनर्जी। हम जो वर्क करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमारे पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का जो अध्ययन किया जाएगा, जो एनालाइज किया जाएगा, वो इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करने के बाद आपको बताता हूँ फिर मैं और चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद वैसे हमारे पास थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, हो सकता है मैं स्क्रीन में थोड़ा आउट हो जाऊँ, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको चैप्टर्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते रहेंगे। तो 7 तक हम यहाँ पहुँच चुके थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो देखें, बी केयरफुल, चैप्टर नंबर 8। यहाँ से मैं इसका छोटा सा पार्टीशन कर देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से इसका पार्टीशन कर दिया है।
तो अब इसके बाद हमारा चैप्टर कौन सा आने वाला है? चैप्टर आएगा हमारा द्रव्यमान केंद्र। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ये कहा जाता है। अगर कोई भी चीज है, लाइक मेरे पास क्या है, ये स्केच है, स्केच को मैंने अपनी उंगली पे बैलेंस कर रखा है। अगर मैं यहां लूंगा तो नीचे आ जाएगा, इसको यहां पकड़ूंगा नीचे गिर जाएगा। ये बैलेंस क्यों हो रहा है? अपने द्रव्यमान केंद्र की वजह से। बॉल हम उंगली पे रोक लेते हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, वो बहुत तेजी से अपनी उंगली तरफ घुमा देते हैं, तो ये भी क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र की वजह से। हम चल पा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की वजह से, दौड़ पा रहे हैं द्रव्यमान केंद्र की वजह से। तो इन सभी चीजों को एनालाइज जब हम करेंगे वो हमारे इस बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर द्रव्यमान केंद्र के अंदर करेंगे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 आएगा हमारा दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। यानी कोई भी चीज अगर घूर्णन कर रही है, लाइक आप लोगों ने बचपन में लट्टू होता है ना, लट्टू घुमाया करते थे और कपड़े से पीटा करते थे, और कपड़े से पीटने के बाद लट्टू जो है ना बहुत तेजी से घुमा करता है। तो ऐसी जो फिनोमिना होती हैं, और इसके अलावा अर्थ का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो ऐसी जो फिनोमिना होती हैं उनका एनालाइज करने के लिए हम किस चीज का यूज करने वाले, इस चैप्टर का एनालाइज करने वाले, जिसका नाम क्या है? दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति। इसके बाद चैप्टर हमारा कौन सा आएगा जिसका हम एनालाइज करेंगे? तो आएगा हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यानी अर्थ की पावर की जब बात की जाएगी, जैसे कि सेब अपने आप गिरा था, न्यूटन के ऊपर आकर के गिर गया था, तो सेब किस वजह से गिरा था? हम कोई पत्थर फेंक छोड़ते हैं तो वो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो इन सारी बातों को जो एनालाइज किया जाएगा अर्थ से रिलेटेड, उसमें इस चैप्टर की बात की जाएगी। इसका नाम क्या है हमारा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। सार्वत्रिक का मतलब जो हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह वर्क करता है। अब इसके अलावा चैप्टर 11 आएगा हमारा पलायन वेग डैश उपग्रहों की गति, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी डैश सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि चंद्रमा पर अभी कुछ टाइम पहले साल के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में एक सैटेलाइट भेजा गया था जो बदकिस्मती से चांद तक नहीं पहुंच पाया था। इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए और कनेक्शन को पूरी दुनिया से स्टेबलाइज करने के लिए जो भी आसमान में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उनका एनालाइज हमें इस चैप्टर के अंदर करना है। वो किस सिद्धांत पर पृथ्वी से बाहर निकल पाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल उनको सपोर्ट करता है जिससे वो अर्थ से बाहर निकल जाते हैं। तो सब का अध्ययन हम करने वाले हैं पलायन वेग उपग्रहों की गति यानी एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट मोशन में करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी बुक के ये हाफ चैप्टर निकल के हमारे पास आ चुके हैं, यानी ये फर्स्ट पोर्शन हमारा बुक का पूरा हो चुका है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस रहता है इसमें हाफ अर्ली का। वैसे कॉलेज में अलग अलग कंडीशन होती हैं, कुछ कॉलेज में ऐसा किया जाता है कि भाई 6 चैप्टर इस फर्स्ट पोर्शन से ले लिए जाते हैं और 6 चैप्टर उस पोर्शन से ले लिए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन हमको तो सारे चैप्टर पढ़ने A to Z, टिट्टो हर चैप्टर पढ़ना है और हर न्यूमेरिकल करना है। और दूसरी बात क्या, मैं जो इसका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा इन चैप्टर्स का वो NCERT बेस्ड होगा। NCERT के न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे और जो अदर बुक्स है अदर राइटर्स की उनकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए जाएंगे।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पोर्शन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो जो नए व्यूअर्स हैं क्लास 11 के, वो अपने फ्रेंड्स को भी बताएं इस अच्छी मुहिम के बारे में, जिससे कि उनका जो स्टडी का लॉस हो रहा है वो लॉस बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इस पॉइंट को कि अगर आपने अभी चैप्टर नहीं पढ़े तो इन फ्यूचर कभी न कभी आपको इन चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू, तो अभी से पढ़ लो ना, आपके पास वक्त भी है और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम या वक्त, दोनों चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है ना, तो उसको वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ सीखने में लगाएं उसको। क्योंकि अगर कुछ सीखना होता है ना, तो इससे बढ़िया खाली वक्त तो आपको नहीं मिलने वाला। सो फोकस करते रहें। यहाँ पर सामने बोर्ड पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, इसको साफ करने में दिन भर चलता रहता है बोर्ड, तो दिक्कत रहती है ऐसी। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पोर्शन की, कि इसका सेकंड पोर्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर। तो जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा उसका नाम होगा प्रत्यास्थता, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इलास्टिसिटी। रबर को हम खींचते हैं, छोड़ देते हैं। लोहा जो होता है वो बहुत कम खींचता है। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज का जो एनालाइज किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, तार खींचा हमने, खींचते खींचते बाद में टूट गए, तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड, हम कौन सा पढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर हम पढ़ लेंगे, इसके अंदर पृष्ठ तनाव, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव। आप लोगों ने वाटर यानी जल तो देखा ही होगा। आपने एक बात और देखी होगी कि जल जो है ना, हमेशा सिकुड़ने का ट्राई करता है। लाइक जैसे कि जमीन पे आपने पानी को गिरा दिया, गिरने के बाद एकदम से पानी नहीं फैलेगा, कुछ लिमिट तक फैलता है और उसके बाद वो पानी नहीं फैलेगा। गर्म सूप हमें पीने में काफ़ी अच्छा लगता है, और पानी की बूंद अगर हम गिराते हैं पानी के अंदर, वो गोल हो जाती है। इस टाइप से जो बातें होती है ना, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है, जो एनालाइज है, वो हमें इस चैप्टर के अंदर करना होगा। साबुन डालने पर बबल्स क्यों बनते हैं? बच्चे फूंक मारते नहीं मारते हैं? सेक्रेटरी की बात नहीं कर रहा था, बच्चे जब फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते नहीं बनते हैं? तो कैसे बनते हैं, बात करेंगे यार सरफेस टेंशन चैप्टर के अंदर। इसके बाद तरलदार, यानी फ्लूइड प्रेशर, यानी जो जल होता है, जो तरल होता है, जल की बात नहीं कर, तरल जिसमें बहने का गुण होता है, उसमें कितना प्रेशर होता है उसकी हमें बात करनी है। चाहे वो लिक्विड अल्कोहल हो या लिक्विड ऑक्सीजन हो या फिर लिक्विड वाटर हो, वाटर की भी बात कर सकते हैं, सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। लिक्विड एसीटोन हो, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, तो किसी भी चीज़ के बहने पर उसमें जो प्रेशर होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक, डिस्क ब्रेक जो आपके होते हैं बाइक्स या 4 व्हीलर वगैरह में, उसकी बात भी हम इसमें करेंगे। इसके बाद नंबर 4, द्रवों का प्रवाह, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड्स। जब जल बहता है तो जल के बहने के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, आपको गर्मी काफ़ी है, कोई बात नहीं, कि जब पाइप मोटा होता है तो जो वाटर का प्रेशर होता है, जैसे कि पाइप पतला मोटा है, पानी निकल रहा है, तो प्रेशर उतना तेज़ नहीं होगा। अगर पाइप को पतला कर दिया जाए तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ऐसी चीज़ों का एनालाइज जो हम करने वाले हैं वो इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उसका नाम होगा ऊष्मा गतिकी। इसको हम कहते हैं थर्मो डायनामिक्स,
यानी हीट की बात करेंगे, ऊष्मा की बात करेंगे। जैसे कि हमने चाय बनाई, तो चाय के अंदर जो ऊष्मा है हम उसका एनालाइज करेंगे। और हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया, उसमें से जो हीट निकल रही है, उसमें से जो ऊष्मा निकल रही है, उसकी बात हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाला है, और चैप्टर है हमारा ऊष्मीय प्रसार, जिसको हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। यानी जब किसी भी चीज को गर्म किया जाता है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर वो गैस हो या फिर लिक्विड हो, कुछ भी हो, उसमें क्या चेंजिंग होती है, इस बारे में एनालाइज करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। नंबर 7, ऊष्मा इंजन, यह हम कह सकते हैं इसको हीट इंजन। आप देखे होंगे हीट इंजन यानी इंटरनल कंबशन या एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी अंतर्दहन इंजन या बाह्य दहन इंजन। बाइक्स में यूज किए जाते हैं इंजन, और कई तरीके की ऑब्जेक्ट में इंजन का यूज किया जाता है। तो उन सारे इंजन के बारे में हम इसे एनालाइज करेंगे। और सबसे काम की चीज, जो फ्रिज हमारे घरों में होता है, उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में एनालाइज करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है विकिरण। विकिरण मतलब रेडिएशन। जैसे कि सूर्य से निकलने वाली जो लाइट है, इसमें भी क्या होता है, रेडिएशन होता है। सिंपल सी बात। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसमें से जो हीट निकलती है वो भी किसकी फॉर्म में निकलती है, रेडिएशन के फॉर्म में, विकिरण के फॉर्म में। तो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं जो इस विकिरण, इस रेडिएशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बारे में एनालाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सूर्य का टेम्परेचर कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका एनालाइज भी हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो 8 चैप्टर की मैंने आपकी लिस्ट यहाँ पर बता दी है। हम यहाँ पर आते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा बोर्ड से आउट हो जाऊँ, बट कोई बात नहीं, आप ध्यान दे दीजिएगा। नंबर 9, समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम, यानी आइसोथर्मल एंड एडिएबैटिक प्रोसेस, ये इस चैप्टर का नाम है। यानी जैसे कि साइकिल का टायर बहुत तेजी से फट जाता है, बलून बहुत तेजी से फट जाता है, बर्फ मेल्ट होता है, पिघलता है, बर्फ जमता है। तो इन सब चीजों के फिनोमिना के, घटना के होने में हीट में जो चेंजिंग होगी, उसके बारे में एनालाइज जो किया जाएगा वो इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और चैप्टर का नाम क्या होगा हमारा, तरंग गति। इसको हम कहते हैं वेव मोशन। ये तो बहुत सिंपल है यार, सब लोग जानते हैं। जब रुके हुए पानी के अंदर पत्थर मारते हैं, उसमें चारों तरफ से एक धारा बन जाती है, यानी एक फ्लो बन जाता है, इसको हम कहते हैं वेव मोशन। तो इस तरीके की जो फिनोमेना होंगी उनका एनालाइज किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर, यानी सिर्फ वेव्स के बारे में, तरंगों के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ये भी। और नंबर 11 जो आएगा हमारा परिगामी तरंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव, यानी परिगामी तरंग। देखिए स्पेलिंग में गलती हो जाती है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना कि स्पेलिंग। ठीक है। तो परिगामी तरंगों में क्या होगा, तरंग के टाइप होते हैं भैया, जो टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं ना, उनका एनालाइज हमें इसके अंदर चैप्टर में करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट होगा हमारा 12, इसको हम कहते हैं अपरिगामी तरंग, इसको कह सकते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वेव। वेरी सिंपल। अपरिगामी तरंगें क्या होती है भैया, देखा होगा आप लोगों ने कि रस्सी हिलाते हैं तो रस्सी हिलती है, उसमें वेव क्रिएट होती है। पानी में पत्थर मार के उसमें वेव क्रिएट होती है। अब मैं बोल रहा हूँ और यहाँ से सामने से माइक तक पहुँच रही है, अब भी वेव क्रिएट होती है। जितनी टाइप्स की वेव होती है ना, उन सबका एनालाइज किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा चैप्टर जो हमारा अगला आएगा 13, विस्पन, जिसको हम कहते हैं बीट्स,
जैसे कि मैं बोल रहा हूं, कभी मेरी आवाज कम हो रही है और कभी मेरी आवाज बहुत तेज हो रही है। किस वजह से? फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो इन सब चीजों को एनालाइज किया जाएगा इस पढ़ने के अंदर, यानी बीट्स के अंदर। अब इसके अलावा नंबर 14, तनी हुई डोरी के कंपन, तो वाइब्रेशन इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, यानी तनी हुई डोरी की कंपन। आप लोगों ने डोरी देखी होगी, डोरी लाइक रस्सी हो सकती है, धागा थ्रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब उसको हम टाइट करते हैं तो हल्का सा पकड़ के छोड़ देते हैं, क्या होता है? ऊपर नीचे वो खेलता रहता है। ऐसी जो हमारी बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं ना, उनको एनालाइज करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर। और सबसे लास्ट में, सबसे एंड में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे कि दुनिया के बाहर जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, ये पर आवर के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसी को भी नहीं पता, ना मुझे, ना आप लोगों को, ना ही किसी को दुनिया में पता है कि हमारे जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाहर जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष, कितना विस्तार है, कितना बड़ा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। हाउ फार इज, और ये पर घंटे के हिसाब से बढ़ भी रहा है, इसके बारे में बताया था हमें डॉपलर ने। और इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है डॉपलर प्रभाव। वैसे जगह नहीं दिखाई दे रही मेरे को, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लास्ट चैप्टर होगा, डॉपलर प्रभाव। इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पोर्शन हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 15 चैप्टर हमारे पास होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं पीछे। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इन चैप्टर्स को पढ़ाने की। बी केयरफुल। सबसे पहली बात, मैं इसकी लगातार वीडियोस अपलोड करूंगा और इसके जो नोट्स होंगे पीडीएफ की फॉर्म में, वो आपको मिलते रहेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पर। शारिक SHARIQ स्पेस एपिक। हर चैप्टर के लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अब बात ये निकल करके आती है, जैसे कि इस साल कोरोना चल रहा है और हो सकता है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हो जब कोरोना है ही नहीं। दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस समय कोरोना चल रहा है, तो सरकार ने जो अथॉरिटी है एजुकेशन की, उन्होंने 30% सिलेबस को डिक्रीज किया है, 30% सिलेबस को कम कर दिया है। तो सिलेबस जो कम कर दिया है, मैं उसके बारे में भी वीडियो अपलोड करूंगा और आपको बता दूंगा कि आपके क्लास 11 के एग्जाम में कितने चैप्टर्स और कितना सिलेबस आने वाला है। उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ। सिलेबस 30% कम हुआ है, बट इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ना है, क्योंकि ये जो 30% सिलेबस कम किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से कम किया गया है और कोरोना पूरी लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है। अगर आपने कुछ चैप्टर जो सिलेबस से हटा दिए गए होंगे केवल इस साल के लिए, अगर आपने छोड़ दिए तो इन फ्यूचर आपको उन चैप्टर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स एंड न्यू व्यूअर्स, तो आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं आपको आपके कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 30% कम किया गया है वैसे तो पढ़ाऊंगा। इसके अलावा इनमें से किसी भी चैप्टर को मैं नहीं छोड़ने वाला। सारे के सारे चैप्टर जिनको आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं कंप्लीट A to Z सॉल्व कराऊंगा। और इसके अलावा आपके कॉलेजेस में, आपके विद्यालय में जो भी अलग अलग विभिन्न प्रकार के राइटर्स की बुक अप्लाई की गई है, उनका सॉल्यूशन भी मैं लगातार कराता रहूंगा। और एटलीस्ट जो हम लास्ट में आए गए हैं, बहुत खुशी का वक्त है कि आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी, पता नहीं देखी, वो तो खैर आप लोगों को पता होगा। अगर आपके समझ में आया है ये जो कुछ मैंने बताया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोग तुरंत उस वीडियो जल्दी से भाग के जाकर के देख सकें। और जल्द ही जब हमारे कुछ वीडियो कुछ लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद में मैं सेशन लेकर स्टार्ट कर दूंगा। तो जुड़े रहें हमारे इस बहुत ही सुंदर चैनल के साथ, जिसका नाम है शारिक एपिक।